डियर लर्नर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट। आज हम आप लोगों को मॉड्यूल 4 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन के एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम एनालिटिक फंक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट, कंटिन्यूटी, लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं सर्किल होता क्या है। द सेट ऑफ पॉइंट्स जेड बराबर एक्स कामा वाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशन जेड माइनस जेड नॉट बराबर आर। जो जेड नॉट है उसका सेंटर है, आर जो है रेडियस है। तो मतलब कि कोई सर्किल है ये, जैसे कि कोई सर्किल है, उसका सेंटर जेड नॉट और आर है, तो मार्ट जेड माइनस जेड नॉट बराबर आर हो, तब हम क्या डिनोट करता है, एक सर्किल करता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं ओपन डिस्क होता क्या है, क्लोज डिस्क क्या होता है। ओपन डिस्क क्या होता है, एन ओपन डिस्क इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ डी। कोई मतलब पॉइंट ले लेते हैं डी, जो कॉम्प्लेक्स से सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से जो रिलेटेड हो, तो मार्ट जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओपन डिस्क। मतलब गाइस बेसिकली होता क्या है ओपन डिस्क। ओपन डिस्क ये होता है जब हमारा लेस और इक्वल का चिन्ह लगा होता है, तब इक्वल ना लगा हो, केवल सफिशियंट कंडीशन ये मार्ट जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन आर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ओपन डिस्क। उसके बाद क्लोज डिस्क किसे बोलेंगे, मतलब कि इसके जो सर्कमफ्रेंस के पॉइंट को ना लें, ठीक है, मतलब जो ये बाउंड्री पॉइंट है उसको ना लें, तो उसे हम ओपन डिस्क बोलेंगे। क्लोज डिस्क क्या बोलेंगे, जिसके हम सर्कमफ्रेंस के भी पॉइंट को ऐड कर लेते हैं, वो हमारा क्लोज डिस्क होता है। बेसिकली जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट होते हैं, ये इनसाइड के जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं ओपन डिस्क, क्लोज डिस्क बोलते हैं। तो जैसे कि ओपन डिस्क में हमारा लेस आर इक्वल नहीं होता है, मतलब सर्कमफ्रेंस के पॉइंट नहीं होते हैं। क्लोज डिस्क में हमारा सर्कमफ्रेंस का पॉइंट होता है। इसमें तो होता है जेड माइनस जेड नॉट इज लेस आर इक्वल आर, मतलब इसमें हम सर्कमफ्रेंस के पॉइंट को भी ऐड कर देते हैं। गाइस आप लोग बीच बीच में इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद हम लोग समझते हैं एनुलस क्या होता है। एनुलस, ठीक है गाइस, एनुलस जो होता है वो बेसिकली दो सर्किल के बीच का पार्ट होता है। जैसे कि एक सर्किल ये ले लिया, एक सर्किल ये ले लिया, तो उसके बीच के जो पार्ट हैं उसी को हम लोग एनुलस बोलते हैं। मतलब कि दो पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है, जैसे आर वन लेस देन मार्ट जेड माइनस जेड नॉट जो है आर वन से बड़ा है और आर टू से छोटा है। तो जब इक्वल का चिन्ह नहीं लिया रहेगा, मतलब जब उसके सर्कमफ्रेंस के पॉइंट को नहीं लेंगे, तो उसे हम ओपन एनुलस बोलेंगे। और जब हम उसके सर्कमफ्रेंस के भी पॉइंट को ऐड कर देंगे, तो उसे हम क्लोज्ड एनुलस बोलेंगे। मतलब उसमें लेस आर इक्वल मतलब ग्रेटर आर इक्वल का भी चिन्ह लग जाएगा। जैसे कि ये देख लीजिए, ये एक डायग्राम बना है। इस डायग्राम में मतलब हमने ये पॉइंट को इनसाइड के ही ऐड किए हैं, तो ये वाला ओपन एनुलस हो गया और ये वाला क्लोज्ड एनुलस हो गया। उसके बाद देख लेते हैं नाइबरहुड ऑफ ए पॉइंट। नाइबरहुड क्या होता है, जो ए नाइबरहुड ए डेल्टा नाइबरहुड ऑफ ए पॉइंट जेड नॉट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जेड विच लाई इन द ओपन डिस्क। मतलब ये कोई ओपन डिस्क जेड माइनस जेड नॉट है, लेस देन डेल्टा है, तो उसी को हम बोलते हैं नाइबरहुड। जैसे समझ लीजिए ये एक एग्जांपल है, जैसे 3 लिखा है, इसके नाइबरहुड क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो यही बेसिकली नाइबरहुड होते हैं, ठीक है। डिलीटेड नाइबरहुड क्या होता है, हम लोग ये समझ लेते हैं। डिलीटेड नाइबरहुड क्या होता है, जब हम जीरो को एक्सेप्ट कर दें, मतलब कि इसमें हम लोग जीरो को भी काउंट कर रहे थे, अगर हम जीरो को काउंट नहीं करेंगे तो उसे हम डिलीटेड नाइबरहुड कहेंगे। द डिलीटेड नाइबरहुड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड नॉट corresponding to a given रियल पॉजिटिव नंबर डेल्टा इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट जेड फॉर, मतलब इसमें देख लीजिए जीरो से ग्रेटर ले लिया गया है। मतलब जब हम जीरो के पॉइंट को नहीं लेते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, तो उसे हम लोग डिलीटेड नाइबरहुड कहते हैं। गाइस आप लोग बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। इसके बाद हम लोग समझते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट क्या होते हैं। इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, बेसिकली इंटीरियर नाम से ही स्पष्ट है, अंदर के पॉइंट। इंटीरियर का मतलब अंदर के पॉइंट, ठीक है गाइस। जैसे कि लेटर डेल्टा, मतलब ये डेल्टा कोई है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन है, देन ए पॉइंट जेड नॉट बिलोंग्स टू एस इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नाइबरहुड ऑफ द जेड नॉट विच लाइज इंटायरली इनसाइड। मतलब कोई, जब हम इंटायरली इनसाइड पाया जाता है, जैसे कि कोई पॉइंट ले, अभी एग्जांपल में आप लोगों को समझा देते हैं लास्ट में, ठीक है गाइस।
उसके बाद एक्सटीरियर पॉइंट क्या होते हैं? एक्सटीरियर पॉइंट गाइस, लेट डेल्टा जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन है, जेड नॉट इज सेड टू बी एक्सटीरियर पॉइंट यस इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नाइबरहुड ऑफ जेड नॉट विच लाइज इंटायरली आउटसाइड ऑफ द सेट यस। जो मतलब कि एक पॉइंट कम से कम ऐसा हो जो सेट के बाहर भी पाया जाता है, तो उसे हम एक्सटीरियर पॉइंट करते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, एन जेड नॉट डेल्टा इंटरसेक्शन एस डज नॉट इक्वल टू 5। इफ पॉइंट जेड नॉट इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एक्स एस देन इट इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस डैश। ठीक है गाइज, अगर हम यस जो है हमारा, अगर यस कोई पॉइंट है वो हमारा एक्सटीरियर है तो इंटीरियर को हम यस डैश से डिनोट करते हैं। उसके बाद समझ लेते हैं गाइज बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री पॉइंट क्या होते हैं। लेट यस सबसेट ऑफ सी, मतलब सी वही कॉम्प्लेक्स नंबर, देन ए पॉइंट जेड नॉट इज सेड टू बी बाउंड्री पॉइंट ऑफ यस इफ every neighborhood of Z naught contain element of S but all the element of neighborhood are not in set S. Every neighborhood of Z naught contain point of S as well as point not belonging to the set. Boundary points of a set may or may not be set S. इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंड्री पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद गाइज हम लोग समझ लेते हैं एग्जाम्पल। कैसे हम समझेंगे कि कौन सा इंटीरियर पॉइंट है, कौन सा एक्सटीरियर पॉइंट है। जैसे कि ये हमारा एग्जांपल है, जैसे कि ये बाउंड्री पॉइंट है, ठीक है गाइस। कम से कम एक पॉइंट यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट तो हमारा अंदर पाया जाएगा तो उसी को हम लोग इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं, और कम से कम एक पॉइंट जो है बाहर पाया जाएगा तो उसी को हम एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं। अगर बाउंड्री पॉइंट को भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद हम लोग समझते हैं आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है। Let S subset to C, then Z naught belongs to S is said to be an isolated point yes if there exists at least one neighborhood of Z naught which contains no matter of the set yes other than Z naught। मतलब कि जब जो हमारा n Z naught S डेल्टा S है, यस मतलब जो हमारा पूरा बाउंड्री है उसमें अगर इंटरसेक्शन ले तो कम से कम जेड नॉट एक पॉइंट मिले, तो उसी को हम लोग आइसोलेटेड पॉइंट बोलते हैं। लिमिट पॉइंट क्या होता है, अभी एक एग्जांपल इसका भी हम लोग समझेंगे तो उसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। लिमिट पॉइंट क्या होता है, लेट यस सबसेट टू देन ए पॉइंट जेड नॉट इज सेड टू बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ यस इफ एवरी नाइबरहुड ऑफ जेड नॉट कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ यस अदर देन जेड नॉट। मतलब कि कोई वन पॉइंट पाया जाता है तो उसे हम लोग लिमिट पॉइंट बोलते हैं। तो इसके बाद हम लोग समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू कि ये कैसे होता है, ठीक है गाइस। जैसे कि ये हमारा एग्जांपल दे दिया गया है, एग्जांपल दिया है कि ये कोई रियल एक्सिस है, ये कोई इमेजिनरी एक्सिस है, ये कोई पॉइंट टू लाइज बाहर कर रहा है, और ये एग्जांपल हम लोग समझने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट निकालना, मतलब कि इंटीरियर का होता है कि जो हमारे अंदर के पॉइंट हो, या कोई मार्ट जेड, ठीक है, मार्ट जेड बराबर 1 है तो इसके नीचे के अंदर के पॉइंट क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे। बाउंड्री पॉइंट क्या होगा, ये मतलब कि जो ये बाउंड्री पे लिया जाएगा उसी को बाउंड्री पॉइंट कहते हैं। मार्ट जेड बराबर 1 और उसका यूनियन जो है ये इस बाहर वाले कर्व के साथ, ठीक है गाइस। और एक्सटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, जब हम बाउंड्री पॉइंट में से इंटीरियर पॉइंट को घटा देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, जो मतलब कोई बाहर लाई करता हो ना तो उसी को आइसोलेटेड कहते हैं। और लिमिट पॉइंट जो होता है हमारा, ये जो दिया हुआ जो सर्किल है इसमें जो मार्ट जेड है उसका लेस और इक्वल्स के इक्वल हो तो उसी को हम लोग लिमिट पॉइंट कहते हैं। सबसे पहले उसके बाद समझ लेते हैं ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है। जैसे कि ए सेट यस सबसेट टू सेट सी इज सेट टू सेट ए ओपन इफ एवरी पॉइंट ऑफ यस इज एन इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। अगर कोई हमारा अंदर पॉइंट लाई कर रहा है तो उसे हम ओपन सेट बोलेंगे। जैसे कि ये देखिए, ओपन का मतलब होता है मार्ट जेड एक से छोटा हो, मतलब कि क्लोज मतलब कि जब इसके इक्वल ले लेते हैं तो क्लोज हो जाता है, और इक्वल नहीं लेते हैं तो वो हमारा ओपन हो जाता है। तो जैसे कि ये एग्जांपल दिया गया है हमारा -1 1 1, देखिए 1 आयोटा यहाँ पर पाया जाएगा इमेजिनरी एक्सिस पे, 1 और -1 यहाँ पर, माइनस आयोटा यहाँ पे। तो ये जो है ओपन सेट का एग्जांपल नहीं है क्योंकि ये जो है इसके बाउंड्री पॉइंट भी इसमें लाई करेंगे। क्लोज सेट क्या होता है, ए सेट यस सबसेट टू सी इज सेट टू बी क्लोज्ड
इफ ऑल द लिमिट पॉइंट ऑफ एस सेट यस बिलोंग टू द सेट एस डैश, मतलब एस डैश जो है एस में बिलोंग करे, एस डैश क्या हो, ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट यस, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्लोज सेट कहेंगे। मतलब कि क्लोज में एग्जांपल ले लेते हैं जब ग्रेटर आर इक्वल का चिन्ह हो। देख लीजिए ये एनुलस है, ये भी हमारा क्लोज है। मतलब जब दोनों चिन्ह हो ना, दोनों साइन हो, तो उसी हम क्या बोलते हैं, क्लोज सेट। इसके बाद हम लोग समझते हैं बाउंडेड सेट क्या होता है। बाउंडेड सेट गाइस, बाउंडेड सेट जो होता है हमारा, इस सेट एस सबसेट टू सी इस सेट is called bounded if there exists a positive real number m such that mod z less than m for every z belongs to s, otherwise the set is called अनबाउंडेड, ठीक है गाइस। इसके बाद इसका एग्जांपल क्या है कि मार्ट जेड लेस देन 1 है, तो मतलब कि इसके अंदर जो पॉइंट लाई करेंगे वो बाउंडेड होंगे। अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो अनबाउंडेड होगा, मतलब कि ये हमारे कर्व से बाहर हो गया। कर्व के अंदर ही होगा तो हमारा बाउंडेड होगा, कर्व के बाहर चला जाएगा तो उसे हम अनबाउंडेड पॉइंट बोलेंगे। इसके बाद बोलते हैं कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है। इफ़ ये सबसेट टू सी इज कॉल्ड एंड बाउंडेड सेट देन इट इज़ कॉल्ड कॉम्पैक्ट सेट। मतलब कि जब मतलब कि इसमें ग्रेटर आर इक्वल का चिन्ह लग जाता है, बस इसका ये पॉइंट हमको समझना है, बाकी हमसे मतलब नहीं है। इसलिए हम लोग आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए बीच बीच में फॉर नोट्स। इसके बाद हम लोग समझते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है लिमिट का। लिमिट को हम लोग 11th में से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे जेड को जेड नॉट से दिखाते हैं तो उसके क्या होता है, टेंथ से बोलते हैं, या इसको बोल देते हैं जेड इज नाइबरहुड ऑफ जेड नॉट। और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल देख, ये तो 1D में होता है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो होता है हमारा 2D होता है, इसको जेड बराबर एक्स प्लस एटा बोलते हैं। यक्स जो होता है हमारा रियल पार्ट होता है, वाई जो होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर देख लीजिए, इसके लिमिट को कैसे निकाला जाता है। जैसे कि कोई फंक्शन दिया गया है, उसको लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट दिया है, तो उसको हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले एलोंग एक्स एक्सिस निकालते हैं, एलोंग वाई एक्सिस निकालते हैं, और एलोंग किसी कर्व के एलोंग निकालते हैं। जैसे कि ये कर्व बना हुआ है, तो ये वाला देखिए वाई बराबर एक्स का कर्व है, मतलब किसी भी कर्व के एलोंग निकालेंगे हम लोग। तो देख लीजिए, जैसे कि लिमिट जब हम एलोंग वाई एक्सिस निकालते हैं तो एक्स वाली लिमिट पहले लिखते हैं, वाई वाली लिमिट बाद में रखते हैं। फिर एलोंग एक्स एक्सिस निकालते हैं तो वाई की लिमिट पहले रखते हैं, उसके बाद इसको। तो बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का। इट इज़ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, देन द लिमिट ऑफ एफ ऑफ जेड एट ए पॉइंट जेड नॉट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ। मतलब कि ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब लिमिट एफ फंक्शन का एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एल हो, जेड जेड नॉट मतलब लिमिट हो, तब ये जो है एक फाइनाइट नंबर हो या और बाउंडेड हो, ठीक है। फाइनाइट नंबर हो तो उसे हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, जो यल हमारा हो वो किसी भी पाथ पे डिपेंड ना करे। जैसे कि वाई बराबर एम एक्स है, तो ये पाथ कोई पाथ है तो उस पाथ पे हमारा जो है लिमिट डिपेंड ना करे। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं, बेसिक एग्जांपल। जैसे कि ये हमारा दे दिया है लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट जेड अपान जेड बार दिया है, ठीक है गाइस। तो लिमिट जेड टेंस टू, अब जेड को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस एटा वाई, और जेड बार जो होता है हमारा इसका कॉम्प्लेक्स का होता है, ठीक है। तो जेड बार को हम एक्स माइनस एटा वाई लिखेंगे। जब एलोंग एक्स एक्सिस निकालेंगे तो हम क्या बताए थे, वाई की लिमिट पहले रखेंगे। तो वाई की लिमिट पहले आ गई एक्स प्लस एटा वाई, उसके बाद एक्स की लिमिट पहले, उसके बाद देखिए गाइस, तो वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो वाई की वैल्यू 0 0 हो जाएगी यहाँ से। तो एक्स बटा एक्स हो जाएगा, तो एक्स बटा एक्स से 1 आ गया। एलोंग वाई एक्सिस निकालेंगे तो एक्स प्लस आयोटा एक्स माइनस आयोटा, एक्स की लिमिट पहले रखेंगे तो 0 हो जाएगी, और आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई, तो यहाँ से -1 आ गया। तो लिमिट जो है हमारी एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये लिमिट क्या हो जाए, डज नॉट एग्जिस्ट। एक पाथ वाला देख लेते हैं एग्जाम्पल। पाथ वाला कैसे करते हैं, पाथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। देखिए गाइस, जैसे कि ये लिमिट है जेड टेंस टू जेड बटा जेड बार का होल स्क्वायर दिया है, तो लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, तो जेड को लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार क्या होता है एक्स माइनस आयोटा वाई होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, तो एलोंग एक्स एक्सिस निकालेंगे तो वाई की लिमिट 0 रखेंगे, फिर एक्स की लिमिट 0 रखेंगे। तो पहले वाई का रखा तो 0, एक्स बटा एक्स मतलब 1 आ गया इसका यहाँ से। तो उसके बाद एलोंग वाई एक्सिस निकाला, तब पर भी इस तरह जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में बताया था, पहले वाले एग्जाम्पल में, तो यहाँ से 1।
तो जब दोनों लिमिट बराबर आ जाए ना, तो एक बार हम फिर से लिमिट चेक करते हैं कि y बराबर एम एक्स पे देख लेते हैं, एक्स प्लस आयोटा एम एक्स, एक्स माइनस आयोटा एम एक्स, तो 1 प्लस आयोटा एम माइनस 1/1 माइनस आयोटा एम का होल स्क्वायर, मतलब ये जो पूरी वैल्यू है वो m पे डिपेंडेंट है। ठीक है गाइज, m पे डिपेंडेंट है, m पे डिपेंडेंट। तो ये जो होगा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट एग्जिस्ट करने का यह कंडीशन होता है कि हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग, मतलब कि किसी भी कर्व के लॉन्ग निकाल लेते हैं। अगर वहाँ पे एग्जिस्ट कर गई तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं। हम लोग कॉन्टिन्यूटी देख लेते हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इफ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, देन इट इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट जेड नॉट इफ एंड ओनली इफ लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट बराबर एल एफ ऑफ जेड नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट एफ ऑफ जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड नॉट। ये कब एग्जिस्ट करेगा? जब ये किसी पाथ पे डिपेंडेंट ना हो, मतलब कि और इसकी वैल्यू जो है फाइनाइट आए। तो कुछ लिमिट एंड कॉन्टिन्यूअस के हमारे वो होते हैं प्रॉपर्टीज। अगर कोई लिमिट एडिशन में हो तब वो कॉन्टिन्यूअस, और सब्सट्रैक्शन में कॉन्टिन्यूअस, मल्टीप्लाई में कॉन्टिन्यूअस। इसमें मे और मे नॉट भी होता है डिवाइड वाले में। अगर जी ऑफ जेड नॉट क्या है, जीरो के बराबर ना हो, मतलब जी ऑफ जेड डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका वेरी इंपॉर्टेंट अब एक समझ लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये वाला हमारा एग्जाम्पल देखिए गाइस, एफ ऑफ जेड बराबर रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन जेड, जेड टाइम्स टू जेड, जेड जेड जो हो जीरो के बराबर ना हो, जीरो के बराबर है तब उसकी वैल्यू जीरो है। तो हम यार जानते हो रियल पार्ट क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है जेड बराबर। तो इसका रियल पार्ट जो होता है एक्स होता है, और पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस आयोटा। ठीक है, एलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसके पहले हमने लिमिट निकालना सीखा था, तो एलॉन्ग एक्स एक्सिस के एलॉन्ग क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो बाद में रखेंगे, तो वाई की वैल्यू जीरो रखा। तो देखें यहाँ से यहाँ तो जीरो हट गया, यहाँ एक्स बाई एक्स बच जाता है, तो एक्स बाई एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो एक्स बाई एक्स कट जाता है, वन आ जाता है। एलॉन्ग वाई एक्सिस निकालते हैं, तो देखिए गाइस, तो एक्स की वैल्यू पहले वाई पुट करेंगे, तो जीरो में किसी संख्या से डिवाइड करने पर वो जीरो हो जाता है। तो मतलब जो है हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन। गाइस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर नोट्स पर्पस। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। इफ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, देन इट इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट जेड नॉट इफ एंड ओनली इफ एफ डैश जेड नॉट लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, यही होता है। तो ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये एक यूनिक पॉइंट हो, सिंगल वैल्यूड हो, एवरी पॉसिबल पाथ हो। ठीक है, इट मस्ट बी ए इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल पाथ जेड टेंस टू जेड नॉट। ठीक है, डिफरेंशियल फंक्शन के कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको देख लेंगे तो क्वेश्चन आसानी होगी। डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एनी पॉइंट आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट टू, कंटिन्यूअस फंक्शन एट एनी पॉइंट आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट टू, कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो देख लेते हैं। जैसे कि एफ ऑफ बराबर जेड बार दिया, ठीक है, ये कंटिन्यूअस एट जेड नॉट पे निकलना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाता है, एक्स माइनस आयोटा वाई, क्योंकि जेड बार को एक्स माइनस आयोटा वाई से लिखते हैं। तो उसके बाद इसका एफ डैश जेड नॉट हमने ऊपर फार्मूला बताया था, देखिए लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। तो यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट जेड नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं, सबसे पहले एलोंग एक्स एक्सिस निकाल लिया, तो एलोंग एक्स एक्सिस क्या हो गया, लिमिट वाई टेंस टू जीरो एक्स टेंस टू जीरो एक्स माइनस आयोटा वाई एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से वाई की वैल्यू जीरो रखा तो कट गया, तो एक्स बाई एक्स बच गया, तो यहाँ से कटा तो वन आया। और एलोंग वाई एक्सिस हमारी वैल्यू जो है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो एक्स माइनस आयोटा वाई अपान एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ से माइनस वन निकला। तो लिमिट डज नॉट यहाँ से क्या हुई, एग्जिस्ट नहीं हो रही है। तो ये जब लिमिट नहीं एग्जिस्ट हो रही तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएबल भी नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट एनी पॉइंट जेड नॉट if one valued and differentiable not only at a point z naught but at every point of some neighborhood of z naught।
एनालिटिक फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज रेगुलर फंक्शन एंड हार्मोनिक फंक्शन। इसे हम हार्मोनिक फंक्शन भी कहते हैं और रेगुलर फंक्शन भी कहते हैं। इसका जो नेसेसिटी कंडीशन बस यही इंपॉर्टेंट है भाई का इस एग्जाम के लिए, मतलब जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है। अगर डब्ल्यू कोई एफ ऑफ जेड मतलब यू एक्स वाई, मतलब कि जो इसका रियल पार्ट भी है एक्स वाई का फंक्शन हो, इमेजिनरी पार्ट भी एक्स वाई का फंक्शन हो, तो ये एनालिटिक कब होगा, जब ये पॉइंट क्या करें, सेटिस्फाई करें। डे वाई यू बाई डे वाई एक्स मतलब डे वाई यू बाई डे वाई डे वाई वी बाई डे वाई एक्स, डे वाई यू बाई डे वाई वी बाई डे वाई आर कॉन्टिन्यूस हो एक्स एंड वाई में के रीजन आर में, और डे वाई यू बाई डे वाई एक्स के बराबर हो डे वाई वी बाई डे वाई के, और डे वाई यू बाई डे वाई इक्वल हो माइनस डे वाई वी बाई डे वाई एक्स के। तो और इसे हम कौची रहमान इक्वेशन भी कहते हैं, सी आर इक्वेशन इसे कहते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद हम लोग समझते हैं कौची रहमान इक्वेशन जब पोलर फॉर्म में होता है, ये फार्मूले जल्दी मिलते नहीं है, तो गाइज इसको नोट कर लीजिएगा। लेट आर कामा थीटा मतलब कोई पोलर है, ठीक है, कोऑर्डिनेट है, तो जिसके कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई से रिलेटेड है, तब इसको डेवा यू बाई डेवा आर क्या लिखते हैं, 1/r डेवा वी बाई डेवा थीटा, और डेवा बी बाई डेवा आर को -1/r डेवा वी बाई डेवा थीटा लिखते हैं। इसके बाद गाइज हम लोग समझते हैं हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है, हार्मोनिक फंक्शन कहते किसे हैं। तो हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई विच पासेस कॉन्टिन्यूस पैरेलल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर आर सेटिस्फाइड लाप्लास इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। गाइस हार्मोनिक फंक्शन वे होते हैं कि जो सेकंड डेरिवेटिव होते हैं, जैसे कि कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड दिया है, उसका यू प्लस आयोटा, यू क्या है इसका रियल पार्ट, वी क्या है इमेजिनरी पार्ट, तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव होगा डेवा यू बाई डेवा एक्स स्क्वायर प्लस डेवा यू बाई डेवा वाई स्क्वायर बराबर 0, तो इसे हम यू एक्स एक्स भी लिखते हैं और इसे यू वाई वाई भी, तो इसका जो यू एडिशन होगा वो 0 के बराबर होगा। अगर इमेजिनरी पार्ट दिया है तो डेवा वी बाई डेवा एक्स स्क्वायर प्लस डेवा वी बाई डेवा वाई स्क्वायर जो है हमारा 0 के बराबर होगा, तो मतलब कि वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई 0 के बराबर होगा। अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म में देखें तो डेवा यू बाई डेवा आर स्क्वायर प्लस 1/r डेवा यू बाई डेवा आर प्लस 1/r स्क्वायर डेवा यू बाई डेवा थीटा का होल स्क्वायर 0 के बराबर हो, मतलब यू आर आर प्लस 1/r यू आर प्लस 1/r स्क्वायर यू थीटा 0 के बराबर हो। तो गाइज ये फार्मूला ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फार्मूला बुक में ज़्यादा मिलते नहीं हैं। तो इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखते हैं, एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज आल्सो कांस्टेंट, ये पॉइंट थोड़ा याद करने लायक है। इसके बाद हम लोग मिलने थॉम्सन मेथड देख लेते हैं, होता क्या है, मिलने थॉम्सन मेथड कहते किसे हैं। बाय दिस मेथड वी कैन डायरेक्टली कंस्ट्रक्टेड एफ ऑफ जेड इन टर्म ऑफ जेड विदाउट फर्स्ट फाइंडिंग आउट v एंड u इज गिवन और u एंड v, मतलब गाइज बेसिक क्या है कि अगर u दिया हो तो हम v फाइंड कर सकते हैं, v दिया हो मतलब कि u दिया हो तो हम u एंड v व्हेन इज गिवन, ये इसका मतलब यही होता है। तो z अगर x प्लस आयोटा वाई है तो z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई, तो इसका x क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 1/2 z प्लस जेड बार, और y क्या हो जाएगा 1/2 i z माइनस जेड बार। तो एफ ऑफ जेड जो होगा यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई बाई अंडरस्टैंडिंग मिलने थॉम्सन मेथड। सम केसेस हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। केस नंबर 1 क्या है कि जैसे कि मिलने तब जब हमारा कोई रियल पार्ट यू एक्स वाई दिया हो तब हम कैसे कि फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, फंक्शन कैसे निकालेंगे। तो गाइस जैसे कि इसका पहला पॉइंट क्या है, जब u दिया हो तो ठीक है उसका पहला डेरिवेटिव निकालेंगे डेवा यू बाई डेवा एक्स, उसके बाद इसको जो है हम फाइवन एक्स वाई के इक्वल कर देंगे, फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट निकालेंगे, उसको हम डेवा 5 एक्स वाई के इक्वल कर देंगे, और हम x को z से रिप्लेस कर देंगे, y को 0, तो 5 z कामा 0 आ जाएगा। और 5 z कामा 0 कब आएगा, जब हम x को z से और 0 y को 0 से रिप्लेस कर देंगे। एटलीस्ट हमारा फार्मूला क्या आ जाता है, एफ ऑफ जेड बाई दिस फार्मूला एफ ऑफ जेड बराबर 5 z कामा 0 माइनस आयोटा 5 z कामा 0। इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल लगाते हैं जिससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, क्या है लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये दिया है डिटरमाइन द एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इन टर्म ऑफ जेड हुज रियल पार्ट इज u बराबर 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इसका
जो है रियल पार्ट दिया है, तो इसको कैसे हल करेंगे। जैसे कि हमने अभी ऊपर फार्मूला बताया था, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, डे वाई यू बाई डे वाई एक्स निकालेंगे। गाइस देखिए, इसका इसका इंटीग्रेशन करिए, डिफ्रेंसिएशन करिए, तो 1/2 हो जाएगा। तो लॉग का होता है 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, और इसका एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो डे वाई यू बाई डे वाई एक्स क्या हो गया, x/x² प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको 5n z, 0 के इक्वल कर दीजिए। z, 0 मतलब, तो x के स्थान पे z और y के स्थान पे 0। तो 5n z, 0 क्या आ गया, z/z² प्लस 0 का स्क्वायर। तो मतलब 1/z आ गया 5n z, 0। उसके बाद हम लोग डेवा यू बाई डेवा वाई निकालते हैं, डेवा वाई यू बाई डेवा वाई। तो 1/2 इसका इस y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y। तो y से y कट, 2 से 2 कटा, y/x² प्लस वाई स्क्वायर। इसमें यक y के 0 का रिप्लेस करिए और x को z से, तो 5/z, 0 इसको लिख सकते हैं। जब y को 0 से रिप्लेस करेंगे तो 0x/z² प्लस 0, तो 0 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। उसके बाद इसको हम 5/z, 0 आ गया। तो उसके बाद f(z) का जो हमने फार्मूला भी बताया था, 5n z, 0 माइनस आयोटा 5/z, 0 क्या हो गया, dz प्लस सी। कोई कांस्टेंट जुड़ता है ना इंटीग्रेशन के बाद, तो यहाँ से हमने 1/z आ गया। देखिए गाइस, तो 5n z, 0 1/z, और इधर 0 है, तो माइनस आयोटा इंटू 0 इंटू dz। तो यहाँ से क्या आ गया, 1/आयोटा प्लस सी, 1/आयोटा z dz प्लस सी। तो यहाँ से फंक्शन ऑफ f(z) कितना आ गया, log z प्लस सी, ये हो गया। इसी तरह ये समझ में आ गया गाइस। मतलब इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे, जब हमारा इमेजनरी पार्ट दिया हो तो उसको कैसे करते हैं। जब हमारा इमेजनरी पार्ट दिया होता है तो उसको कैसे करते हैं, व्हेन ओनली इमेजनरी पार्ट वी गिवन। तो मतलब जैसे कि u दिया होता है तो पहले x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर डेवा v बाई डेवा y निकालते हैं, उसको 5n sin1z, x से रिप्लेस करते हैं। उसके बाद डेवा v बाई डेवा x निकालते हैं, उसको sin2x y से रिप्लेस करते हैं। x को z से, y को 0 से रिप्लेस किया। तो उसके बाद इसमें 5/2 में भी वही x को z से, y को 0 से रिप्लेस किया। उसके बाद ये हमारा लास्ट में फार्मूला बच जाता है f(z) sin1z, 0 प्लस आयोटा sin2z, 0 dz प्लस c। उसके बाद हम लोग देखते हैं, जब इनका ऐसे दिया हो, जबकि जब u माइनस वी और वी यू प्लस वी के फॉर्म में दिया हो, तब कैसे करते हैं। जब u माइनस वी दिया हो तो सबसे पहले कैपिटल f(z) मान लेते हैं, u प्लस आयोटा वी, इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आयोटा वी, यहाँ आयोटा स्क्वायर माइनस वी आ जाता है। तो उसके बाद जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से u बराबर u, कैपिटल U बराबर u माइनस वी को कैपिटल U और v को u प्लस वी मान लेते हैं, f(z) को 1 प्लस आयोटा इंटू f(z) मान लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले u माइनस वी को u(x, y) माना, उसके बाद डेवा u बाई डेवा x, जैसे कि हम लोग रियल पार्ट दिया होता था वैसे कर देंगे। फिर उसके बाद 5(1)x, y, x को z से, y को 0 से, उसके बाद 5(2)z, 0। इसी प्रकार से हमारा फार्मूला जिसे रियल पार्ट के लिए निकाले थे, 5(1)z, 0 माइनस आयोटा 5(2)z, 0 प्लस सी। उसके बाद f(z), स्मॉल f(z) निकालेंगे, तो वहाँ पे 1 प्लस आयोटा से डिवाइड कर देंगे बस। उसके बाद जब रियल पार्ट u प्लस वी के रूप में दिया हो तब कैसे करेंगे, तो f(z) क्या हो जाएगा, u प्लस आयोटा वी। तो यहाँ से देखिए v(x, y) को u प्लस आयोटा वी, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे पहले डिफ्रेंसिएशन, उसके बाद sin1x, y लिखेंगे। उसके बाद फिर डेवा v बाई डेवा x को sin2x, y लिखेंगे। x को 0, x को z से, y को 0 से रिप्लेस करेंगे। उसके बाद हमारा फार्मूला f(z) sin1z, 0 प्लस i sin2z, 0 प्लस c। तो यहाँ पर f(z) बराबर कैपिटल f(z) 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग का कॉन्सेप्ट बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।